विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम, जिसमें हम आपको पिछले टर्म बताए थे कि जब किसी कुंडली से सभ्य चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो यही प्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। अब नियम आपको बताया गया है कि जब कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा इसमें, तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, कोई चुंबक लाएंगे पास में, इसमें फ्लक्स परिवर्तन इसमें हम गति कराएंगे, जैसे जैसे पास आता जाएगा चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ता जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ती जाएगी तो उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल उपस्थित बल रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है बल रेखाओं पर डिपेंड करता है। ये बल रेखाएं जैसे जैसे पास लाते जाते बढ़ती जाती है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये प्रेरण संबंधी नियम है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। इससे संबंधित नियम आइए देखिए। पहला नियम यह है, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकली किए फैराडे ने किए हैं, जब चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे तो ये कुंडली चुंबक की गति को का विरोध करती है, अर्थात इस चुंबक को रोकना चाहती है। क्योंकि जब रुक जाएगी ये चुंबक तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो कुंडली में धारा नहीं प्रवाहित होगी। कहने मतलब कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण यह है कि चुंबक में गति हो रही है, इसी कारण फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहला नियम यह कहता है कि जब परिवर्तन होगा तभी इसमें धारा प्रवाहित होगी, और यह जो प्रेरित धारा इसमें है वह इस चुंबक में गति का विरोध करेगी, यानी चाहेगी कि चुंबक में गति ना हो, यानी स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं जितनी पहले थी उतनी रह जाएंगी, इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटे बढ़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा और धारा नहीं मिलेगा। तो पहला नियम यह है जिससे ये प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, यानी चुंबक में गति कारण पैदा हुई और चुंबक की गति का विरोध करने मतलब चुंबक की गति को रोकना चाहती है। तो अब दूसरा तरीका यह है, चुंबक को स्थिर रख करके हम कुंडली को इधर उधर ला करके चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कर सकते हैं। तो कुंडली की गति का विरोध करेंगे, जिसमें प्रेरित धारा होगी, अगर कुंडली को हम इधर उधर ले जा रहे हैं तो कुंडली की गति का विरोध करेगी। इस प्रकार से जिससे प्रेरित होती है उसी का विरोध करती है। तो इसी प्रकार से जब आप अपने घरों में जनरेटर चलाते हैं और जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं तो वह इंजन को रोकना चाहती है, गति के विरोध करने का मतलब इंजन की गति को कम करना चाहती है और दबाना चाहती है इंजन को। तो आप देखते हैं जैसे लोड बढ़ता जाता है इंजन की आवाज़ जो है बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा होगा कितना ज़्यादा लोड दे देंगे कि इंजन जो है बंद हो जाता है, जनरेटर जिससे चलता है। तो वह जो है एक प्रमाण आपके सामने है। तो दूसरा नियम यह है कि आपको पिछले टर्म बताया गया था। दूसरा नियम यह है कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की है, कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। विद्युत वाहक बल यह दिया गया कार्य है जो एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है वही विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में व्यय की जाती है। जो इसमें प्रेरित हुआ है तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई मतलब फ्लक्स है, यह चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्योंकि इस कुंडली में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है जिससे बल रेखाएं गुजरती हैं। तो अब फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो गया, डेल्टा फाई फ्लक्स परिवर्तन है। फ्लक्स परिवर्तन
तो डेल्टा शब्द परिवर्तन लिए लगाया जाता है, कम हो चाहे ज़्यादा हो। और डेल्टा टी जो है यह फ्लक्स परिवर्तन में लगा समय है, इसलिए इस पूरे को हम फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुपाती होता है किसके? प्रेरित विद्युत वाहक बल के। तो अब एक इसमें सिंबल लगा देते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। माइनस चिन्ह ये शो करता है, फर्स्ट लॉ को शो करता है कि यह जो है फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो माइनस चिन्ह केवल फर्स्ट लॉ को शो करने के लिए लगाया जाता है, अर्थात तो जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करा, अर्थात फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन नहीं करने देना चाहता है, इसलिए माइनस साइन लगी हुई यहाँ पर। तो अब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हम हटाएंगे तो इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। यहाँ एन जो है यह फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, यानी जितने फेरे होंगे वही एन कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4, तो वहाँ पर एन जो है यही फ्लक्स ग्रंथि, मतलब जितने फेरे उसमें लपेटे गए हैं यही फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या। फ्लक्स ग्रंथ याद रखिए, कभी कभी फ्लक्स ग्रंथ कह के आ जाता है, या फेरों की संख्या भी आप कह सकते हैं, 10 फेरा 20 फेरा, इसी फेरों की संख्या भी कहा जाता है एन को। तो इसलिए दोनों हम इस पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बली है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, मतलब जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई का मान बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जब हम विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत धारा बढ़ाना चाहते हैं पावर, तब उसमें जो है ज़्यादा तार लपेट दिया जाता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उसमें ये फेरों की, तांबे के फेरों की जो तार लगता है उसकी फेरों की संख्या ज़्यादा कर दी जाती है, तो बड़ा जनरेटर बन जाता है। तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी ये तो फ्लक्स परिवर्तन है, अर्थात समय अगर कम होगा तो ई का मान जो है बढ़े, नहीं कम समय में ज़्यादा चक्कर, ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे। जैसे आपने देखते हैं कि आप अपने जनरेटर के इंजन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज आप ज़्यादा हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा बताने लगता है। तो इसलिए यह फ्लक्स परिवर्तन जितना तेज होगा विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा। तो यह दूसरा नियम है जिसे हम लेंज के नियम से भी जानते हैं, लेंज का नियम। इस प्रकार से लेंज के नियम में यह बताया जाता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यह लेंज का नियम भी कहा जाता है। तो इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा नियम लेंज का नियम है। पहला जो है जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो ये दोनों हमारे चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हैं। तब इसके बाद अब इसका उपयोग इसमें आपको कि यह जो है जनरेटर जब पढ़ेंगे, जैसे आपने मोटर पढ़े थे तो मोटर में आपने देखा था कि वह मोटर जो है जो उसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं उसमें जो गति उत्पन्न होती है अर्थात जो बल लगता है वह फ्लेमिंग के फर्स्ट रूल से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि जिधर बल लगेगा मोटर में पुल्ली या कुंडली उसी दिशा में घूमती है। तो अब इसमें दूसरा नियम जो हम फ्लेमिंग का बताएंगे वो हमारे जनरेटर में लागू होता है। तो दूसरा नियम यह कहता है कि जब हम अपने दाहिने हाथ की तो अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो इसमें ये गति की दिशा होगी क्योंकि घुमाया जाएगा। तो गति की दिशा अंगूठा व्यक्त करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है, तो माध्यमा जो होगी बीच वाली उंगली वह प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है।
यानी इसमें धारा की दिशा को बताया गया है, इस पर जोर दिया गया है कि धारा की दिशा जो धारा इसमें पैदा होगी कुंडली में, उसकी दिशा क्या होगी। क्योंकि दिशा से मतलब हमसे है, क्योंकि हम दो प्रकार की धारा पढ़ते हैं, एक डीसी करंट पढ़ते हैं और एक एसी करंट पढ़ते हैं। तो इसलिए इसमें धारा का महत्व है। अगर धारा की दिशा बदल रही है तो एसी करंट पैदा होगी उस जनरेटर से, अगर धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो डीसी करंट पैदा होगी। तो इसलिए इसी आधार पर धारा की दिशा का आधार हमारे जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। एक जो है डीसी करंट वाला, जिसे हम दिश धारा जनित या जनरेटर बोलते हैं। दूसरा जो है जो एसी करंट पैदा करता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित कहते हैं। ये दोनों जनरेटर आपके फैराडे के दूसरे नियम पर कार्य करते हैं। जो भी आपने देखा कि इसमें धारा की दिशा को व्यक्त किया जाता है माध्यम उंगली से, क्योंकि इधर प्रेरित होती है धारा की दिशा। बाकी ये दोनों आप इसमें गति पैदा करते हैं, घुमाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं। तो इसलिए इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारे सीधे ये प्रेरण संबंधी नियम पर जाता है। तो जो हमारे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से उसकी दिशा का निर्धारण होता है। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम यह है कि जब हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वह एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि इस स्थिति में अंगूठा कुंडली में गति की दिशा, कुंडली की गति की दिशा को, और जो तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली होती है वह अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है, तो बीच वाली जो उंगली होगी वह कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये जो है फ्लेमिंग का दूसरा नियम है, दाहिने हाथ का नियम कहा जाता है।